अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की माइग्रेशन के बाद जो पहले 4 से 5 साल हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से माइग्रेशन करके मदीने में आए, वहाँ पे शुरू में क्या मामलात हुए, बदर किस तरह से हुई, ओहद कैसे हुई, क्या कॉजेज़ थे, क्या इफ़ेक्ट्स हुए और किस तरह से बनो कैनका को निकाला गया बदर के बाद और ओहद के बाद बनो नज़ीर को निकाला गया। तो वो सारा हम देख चुके थे, बहुत डिटेल्स में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जंग हुई है उसके फ़ौरन बाद 5 हिजरी के अंदर ग़ज़वा अहज़ाब, बैटल ऑफ ट्रेंच या ग़ज़वा खंदक वो भी कह सकते हैं आप उसे। तो ये 5वीं हिजरी के अंदर ग़ज़वा अहज़ाब हुई है या ग़ज़वा खंदक हुई है एग्ज़ैक्टली 2 ईयर्स बाद आफ्टर ग़ज़वा उहद। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या मामलात पेश आए। तो पहले 13 साल तो आपको बता चुके हैं, 13 साल में क्या-क्या मामलात हुए थे। फिर नबी पाक माइग्रेशन करके मदीने में आए। उसका हम क्विकली एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, कुबा में आए, फिर मदीने में आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ जाके मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। हज़रत अब्बू अय्यूब के घर रहे 6 महीने के लिए। उसके बाद ब्रदरहुड करवाया, मवाख़ात करवाए मुहाजिरीन में और अंसार में, औस और ख़ज़रज में दोस्ती करवाई और उसके बाद जो है चार्टर ऑफ मदीना साइन इन किया नबी पाक ने। और उसके बाद 2 प्राइमरी मैंने आपको रीज़न्स बताए थे ग़ज़वा बदर की कि क्या 2 प्राइमरी रीज़न्स थी। एक तो लश्कर को इंटरसेप्ट कर रहे थे वो लोग, अबू सुफ़ियान का जो लश्कर लश्कर है, जो ट्रेड के लिए सीरिया जा रहा था, उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे। और दूसरा जो दूसरी प्राइमरी रीज़न थी वो ये थी कि जो नबी पाक ने एक छोटा-सा ग्रुप बना के भेजा था, अब्दुल्ला इब्न हजश की सुपरविज़न के अंडर। उस उन्होंने वहाँ जाके एक बंदा जो कुफ़ार मक्का का था उसको उसको बेसिकली काफ़िले को अटैक किया था, एक बंदा मार दिया था और 2 को होस्टेज बना के मदीने में लेकर आ करते थे। तो ये 2 प्राइमरी रीज़न्स थी। उसके बाद बड़े उनके हैवी किस्म के लॉसेस हुए बदर में। बड़े-बड़े जो कुफ़ार मक्का हैं, वो कत्ल हो गए थे, बड़े-बड़े जितने भी बड़े-बड़े थे, तकरीबन सारे के सारे मर गए थे। अबू सुफ़ियान रह गया था। फिर वो बदला लेने के लिए ओहद में आते हैं दोबारा से। अबू सुफ़ियान आता है, इब्न वलीद खालिद बिन वलीद आते हैं और जो बाकी उनकी जो बीवी है अबू सुफ़ियान की, हिंदा, वो आती है और बाकी सारे लोग आते हैं। उसमें मुसलमानों को बहुत हैवी किस्म की कैजुअलिटी होती है। वो मैंने आपको बताया था कि जंग के बेसिकली 2 हिस्से थे ग़ज़वा ओहद के। एक फर्स्ट हाफ़ था, एक सेकंड हाफ़ था। फर्स्ट हाफ़ में तो मुसलमान डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई और वो जो चोटी थी जहाँ पर नबी पाक ने 50 आर्चर्स या 50 तीर अंदाज़ को अपॉइंट किया हुआ था, उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद दोबारा मुड़ के आए पहाड़ के पीछे से और दोबारा अटैक किया और नबी पाक को जो है बड़ी चोटें लगी उस के बाद। उसके बाद वो अगले दिन नबी पाक फिर उन्होंने जाके चेस किया कुफ़ार मक्का के लश्कर को और उनको बताया कि भई हम हारे नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं। अभी भी हमारे अंदर हिम्मत है कि हम तुम्हें अभी भी दोबारा भी चेस कर सकते हैं। वो बेसिकली वो जो एक थ्रेट थी कि ये जो कुफ़ार मक्का हैं दोबारा आ जाएँगे और मदीने को जो है ना, मदीने को दोबारा अटैक करेंगे, उसको उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी। तो यहाँ पे ग़ज़वा ओहद ख़त्म होता है, उसके बाद हम देखते हैं ग़ज़वा अहज़ाब किस तरह से हुआ। इसके अलावा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ग़ज़वा ओहद के बाद जो बनो नज़ीर हैं, जो बनो नज़ीर वाले हैं, इनको भी निकाल दिया गया था ओहद के बाद। और इसमें उन्होंने बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में ये सब हुआ था। तो इनका एक लीडर था जिसका नाम है हुवई इब्न अख्तब। जो हुवई इब्न अख्तब है, ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग़ज़वा ओहद के बाद। आपको पता है बदर के बाद इनका एक लीडर आया था जिसका नाम था काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ यहूदी कबीले का था और वो जाता है बदर के बाद कुरैश मक्का के पास और उनको जाके इंस्टिगेट करते हैं। उनसे कहता है कि जी आप दोबारा अटैक करें, दोबारा आएँ और जो है ना हम मिल के मुकाबला करेंगे। फिर वो वहाँ से साजिश करते हैं तो बनो कैनका को निकालते हैं। इसी तरह औद के बाद जो ये वाला बंदा है उहैब इब्न अख्तब, ये दोबारा जाता है कुरैश मक्का के पास 10-15 अपनी लीडर्स को लेके और इस कबीले को तो वैसे ही निकाला जा चुका होता है बनो नज़ीर को। तो ये उनको दोबारा से इंस्टिगेट करता है। वो कहता है कि जी आप दोबारा इन पे अटैक करें, इनकी पावर कम हो रही है, मदीने के अंदर जो इनकी डोमिनेंस थी वो अब कम हो रही है। बनो कैनका भी निकल निकल चुका है, बनो नज़ीर भी निकल चुका है और इकनॉमिकली ये लोग बड़े वीक हुए हुए हैं, जो मुसलमान हैं। तो वो अबू सुफ़ियान वो कुफ़ार मक्का को दोबारा से कहता है जी आप दोबारा से तैयारी-श्यारी करें, हम दोबारा इन पे अटैक करते हैं और अब जो है ना इनका मामला ख़त्म करेंगे।
बेसिकली जो कुफ़ार मक्का है उनका गोल तो यही होता है कि किसी तरह से नबी पाक को ख़त्म कर दें, किसी तरह उनको कत्ल कर दें। और जो मदीने में इनकी जो डोमिनेंस बनी हुई है, जो इनका इन्फ्लुएंस बना हुआ है, उसको बिल्कुल सिरे से वाइप आउट करते हैं ताकि इनकी हिम्मत ही ना हो कि दोबारा से हमारे लश्करों पे अटैक कर सकें या हम पर अटैक कर सकें। और हमारी जो जो हमारे लॉसेस हुए हैं, जो हमारी इकोनॉमिकली हमें लॉस हो रहा है, जो हमें पॉलिटिकल लॉस हो रहा है, और जो हमारी एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट मेंटेन थी अरब के अंदर, वो दोबारा से हम रिवैम्प कर सकें। तो ये जो हुवई इब्न अख्तब है, ये दोबारा से उनको प्रोवोक करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं। सिमिलरली क्या करते हैं, जो बाकी अलाइज़ हैं, जो अपने बाकी अलाइज़ हैं, जो मदीने के आस-पास के ट्राइब होती हैं, उनको मोबिलाइज़ करते हैं। मक्के में जाके बड़ी मक्के के जो आस-पास के जो कबीले होते हैं, उनको जाके बड़ी डिप्लोमेसी करते हैं और वो सबको कोशिश करता है कि सारे एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएँ और सारे इकट्ठे मिलके इन पर अटैक करें। तो बेसिकली ये जो अहज़ाब का मतलब ये होता है कि ग्रुप। तो उस टाइम होता ये है कि मदीने के आस-पास के जो कबीले होते हैं और जो मक्के के आस-पास के जो होते हैं कबीले, वो 10-12 कबीले मिल जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं और फिर वो है वो आते हैं मदीने में, मतलब नॉट मदीने में, अहज़ाब की वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे जंग होती है, मदीने से थोड़ा-सा बाहर करके, और ये सारे मिलके वहाँ पर आते हैं। इसमें जो इनकी तादाद होती है वो 10,000 होती है। इसमें एक और इनका कबीला होता है जो इनका अलाई होता है, जो कबीला गतफ़ान है। उनकी भी तकरीबन 3-1 हज़ार लोग होते हैं, वो टिपिकल गाँव देहात के रहने वाले होते हैं और बड़े आप कह लें अनसिविलाइज़्ड होते हैं और बड़े जो है ना आप कह लें वहशी किस्म के होते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती कि सामने कौन है, क्या चल रहा है। बहुत ही इस तरह से ना आप कह लें कि लड़ाई के मामलात में बड़े तगड़े किस्म के लोग होते हैं। तो ये टोटल 10,000 बंदा इकट्ठा होता है। 10-12 कबीले मिलके 10-12 हज़ार लोग तो इकट्ठे होते हैं और फिर ये मदीने वाली साइड पे आते हैं। और यहाँ से जो मुसलमान हैं उनकी जो तादाद होती है वो तकरीबन 3,000 होती है। अगर हम देखें बदर में 313 लोग थे और कुफ़ार मक्का 1000 लोग होते हैं। फिर ग़ज़वा औद के अंदर जाते तो मुसलमानों की तरफ से 1000 लोग हैं, लेकिन 300 जो है वो जो मुनाफ़िक होते हैं अब्दुल्ला उबई, वो लेके निकल जाता है, तो 700 होते हैं और वहाँ से 3000 होते हैं। और अब ये जो नेक्स्ट बैटल हो रही है, इसमें मुसलमानों के 3000 लोग हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ये कुफ़ार मक्का और उनके जो अलाइज़ हैं सारे के सारे, जो अहज़ाब है, जो ये पूरा ग्रुप है 10-12 कबीलों का, ये 10,000 लोग लेके आ जाते हैं मदीने के पास। तो आप देख लें तीनों के तीनों जंगों के अंदर बिल्कुल जो है ना, अगर हम नंबर वाइज़ देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जो सामने वाली है, जो कुफ़ार मक्का हैं, वो फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और नंबर्स में भी बड़े तगड़े हैं। और तीसरी जब जंग होने वाली है और तीसरी दफ़ा ये लोग अटैक करने आ रहे हैं। पहले बदर में आए थे, फिर औद में आए थे, अब ये इधर खंदक में आ रहे हैं, तो ये तीसरी दफ़ा आ रहे हैं और तीसरी दफ़ा भी इनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या मामला चले। हुवई इब्न अख्तब जो है ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सारे लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए। और यहाँ पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो की रोल प्ले करते हैं इस जंग के अंदर। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वेदर, कि उस टाइम पे शदीद किस्म की ठंड होती है। और ठंड इस तरह की होती है, नॉर्मली अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर टेम्परेचर 1-2 डिग्री या 3 डिग्री चला जाए, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर उस सेहरा में, उस डेज़र्ट के अंदर, अगर वहाँ पे साथ-साथ हवा भी चल रही हो, तो वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे यही चल रहा था कि वेदर इस तरह का था कि एक तो ठंड थी और साथ में हवा बहुत तेज़ थी। उससे नुकसान ये होता था कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो लोग आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए, तो ज़ाहिर है दरमियान में स्टे भी करते थे, रुकते भी थे। तो अगर कहीं पे रात को स्टे कर रहे हैं, खाना-शाना पकाना है उन्होंने, तो आग ही प्रॉपर नहीं जलती थी। या अगर उन्होंने हाथ सेकने हैं या बॉडी को गर्म करना है और सोने के लिए कहीं पे आग लगाते थे, तो वो आग बुझ जाती थी। तो ये जो वेदर है ये बहुत चैलेंजिंग था ग़ज़वा खंदक के अंदर या ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर। और दूसरा, उस टाइम पे खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई हुई थी, आप कह लें एक तरह से फ़ैमीन आया हुआ था। तो ये 2 बड़े क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं दोनों साइड्स को। तो नबी पाक जो हैं उनको पता लगता है कि 10,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है और यहाँ से मुसलमान 3,000 हैं। तो वो आपस में बात-शात कह रहे होते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं मुसलमान नबी पाक की सुपरविज़न के अंडर कि अब किस तरह से इनको टैकल करना है। तो वहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी जो हैं, ही केम अप विद एन आइडिया कि जो है ना यहाँ पे ट्रेंच बनाई जाए, यहाँ पे खंदक बनाई जाए। बेसिकली ये फ़ारिस के होते हैं, पर्शिया वाले साइड के होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे इलाके में जब कोई इस तरह की लड़ाई होती थी तो हम इस तरह से जो है ना
अपना डिफेंस किया करते थे। तो नबी पाक को ये उनका आइडिया अच्छा लगता है और वो वहाँ पे कहा जाता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वहाँ पे खंदक खोदते हैं, जो कि उसकी जो डेप्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी खासी होती है। शदीद तरीन ठंड के अंदर मुसलमान जो हैं वो मिलके ये खंदक खोदते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग काम होता है उस टाइम पे। और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। सहाबा कराम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए होते हैं और वो बार बार आते हैं नबी पाक से, कहते हैं कि जी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो नबी पाक उनको दिखाते हैं कि मैं भी सेम सिचुएशन के अंदर हूँ, मैं भी तुम्हारे बिल्कुल साथ ही खड़ा हूँ, मैं कहीं बैठा हुआ नहीं हूँ किसी ऑफिस के अंदर अपने, तो मैं बिल्कुल आपके साथ साथ ही खड़ा हूँ। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का जो है ना माहौल बन जाता है वहाँ पे। और इन द एंड होता ये है कि वो जो खंदक है वो बना लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, जो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आपको पता है मदीने के अंदर 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के, बनो कैनका, बनो नज़ीर और बनो कुरैज़ा। तो कैनका भी निकाला जा चुका होता है बदर के बाद, और ओहद के बाद नज़ीर को भी निकाल देते हैं, बनो नज़ीर को। अब जो कुरैज़ा है, बनो कुरैज़ा, वो बेसिकली पीछे मदीने में होता है, मदीने में रह रहा होता है, और उसके आगे पहाड़ होता है और उसके आगे मुसलमान जो हैं वो जंग की तैयारी शरी कर रहे होते हैं। तो वो जो लीडर है उनका, बनो नज़ीर का हुवई इब्न अख्तब, वो क्या करता है, वो बेसिकली इनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, बनो नज़ीर बनो कुरैज़ा वालों को। वो उनसे कहता है कि भाई हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, जितने अरब के हम बड़े बड़े कबीले हैं, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, हम कैनका वाले इकट्ठे हो गए हैं, हम बनो नज़ीर वाले इकट्ठे हो गए हैं, हम बनो गतफ़ान वाले इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ से कुरैश और मक्का इकट्ठे हो गए हैं। वो कहते हैं अगर तुम भी हमारा साथ दे दोगे ना, उतने तो सारे यहूदी हैं वो कहते हैं बनो कुरैज़ा वालों को, वो कहते हैं अगर आप भी हमारा साथ दे दोगे तो ये बिल्कुल लास्ट एक जंग होगी और इसमें हम मुसलमानों का खात्मा कर देंगे और उनको बिल्कुल जो है ना वाइप आउट कर देंगे मदीने से, और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह पहले से हम गुजार रहे थे। पहले इससे तो बेहतर ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब से ये लोग आए हैं यहाँ पे सिर्फ जंगें ही हो रही हैं और पूरा जो है ना अरब हमारा इस तरह से दुश्मन बन गया है। बार बार हर साल हमारे एरिया में लड़ाई हो रही है। तो जो बनो कुरैज़ा वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है हम आपका साथ देंगे। बेसिकली जो चार्टर ऑफ मदीना होता है उसकी खुल्लम खुल्ला वायोलेशन करते हैं और वो ट्रीज़न करने की कोशिश करते हैं। और ये जो बात है वो नबी पाक को पता लग जाती है। उनको पता लग जाती है कि जो पीछे जो हमने अपने घरों में अपनी जो ख़वातीन को छोड़ा हुआ है या बच्चों को छोड़ा हुआ है, या हमें ये लगता है कि अगर मदीने में कहीं से अटैक हुआ तो बनो कुरैज़ा वाले डिफेंड करेंगे, वो बेसिकली उनके साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इतने क्रिटिकल हालात हो जाती हैं कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वेदर बहुत सख्त है और आपकी तादाद पहले ही कम है, और ऊपर से जो आपका अलाई है, जो आपके घर में बैठा हुआ है, वही जो है ना बगावत कर देता है, वो ट्रिज़न पे आ जाता है, गद्दारी का करता है वो। तो इस तरह से बड़े ही सख्त किस्म के हालात हो जाते हैं। इसमें फिर होता ये है कि वहाँ से आते हैं कुफ़ारे मक्का, और उनमें से जो उनकी जो फ़ौजें होती हैं, उनमें से कुछ-कुछ जो फ़ौजें होती हैं, कुछ-कुछ जो ग्रुप्स होते हैं, वो उसमें इकरमा इब्न जहाल होता है और अमर बिन अब्दुल वद होता है, जो कि बड़ा तगड़ा किस्म का आदमी होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग के साथ किस्म का आदमी होता है। ये 4-5 लोग होते हैं, ये बेसिकली कामयाब हो जाते हैं खंदक को क्रॉस करने में। वो जो खंदक होती है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि हर जगह से इक्वल विड्थ होती है। कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो ये 3-4 लोग जो हैं ये सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रेंच को क्रॉस करने में। तो ये ट्रेंच को क्रॉस करते हैं और वो जो अमर बिन अब्दुल वद होता है, जो कि एक बड़ा तगड़ा किस्म का आदमी होता है, वो वहाँ जाके खुलेआम चैलेंज करता है। वो कहता है कोई है जो मेरे से आके मुकाबला करे? तो वहाँ पे हज़रत अली आते हैं सामने, उन दोनों की लड़ाई होती है और हज़रत अली जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। उसकी गर्दन उड़ा के रख देते हैं, इसकी अमर बिन अब्दुल वद की। और यहाँ से एक बड़ी धाक बढ़ जाती है कुफ़ार मक्का पे कि जी हम बड़े इंटैक्ट हैं और हमें जो है ना तुम इस तरह से ईज़ी नहीं ले सकते। और यहाँ पर वही एक हरकत दोबारा से होती है, जो हरकत बेसिकली पहले हुई होती है गज़ा औद के अंदर के, जो अब्दुल्ला बिन उबई है, वो वहाँ पर 300 बंदे लेके निकल जाते हैं और यहाँ पर भी वो इस तरह के बहानेबाज़ी करता है। और वो कहता है कि जी जो हमारे सामने जो हमारा एनिमी है, जो अपोज़िशन है, वो तो बहुत तगड़ी है, वो तो बड़ी सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। बनो गतफ़ान वाले भी आ गए हैं, बनो कैनका वाले भी आ गए हैं, बनो नज़ीर वाले भी आ गए हैं और कुफ़ार मक्का भी आ चुके हैं। वो कहते हैं यार हम तो इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल कंपैटिबल ही नहीं है मुकाबला। तो वो बहाने बनाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे घर जो है ना हम बीमार हो गए हैं, हमारे घर खुले हुए हैं, कोई पीछे से कोई चोरी ना हो जाए, कोई अटैक ना कर दे, इस तरह के बहाने बना के कुछ ना कुछ अक्सर जो लोग होते हैं वो निकल जाते हैं।
तो ये मामला होता है। और बाकी जंगों में तो ये होता है बदर के अंदर और ओहद के अंदर कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है, दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होती इस जंग के अंदर। और इसमें एक और बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है जो मुसलमानों के हक में जाता है। वो ये होता है कि जो बनो गतफान कबीले के एक जेंटलमैन है जिनका नाम है नुएम बिन मसूद, इनका जो रोल है इस जंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बल्कि मैं कहूँगा वो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है इस पूरी अ, जंग का। वो टर्निंग पॉइंट इस तरह से है कि आपको पता है कि अब आगे से भी सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं, तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, और पीछे से उनके घर में जो बनो कुरैज़ा वाले हैं वो भी तैयार बैठे हैं अटैक करने के लिए। तो मुसलमान एक तरह से दरमियान में फंस जाते हैं। तो यहाँ से नुएम बिन मसूद, अभी अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी छोटी-मोटी स्किर्मिश चल रही है दोनों ग्रुप्स के दरमियान। यहाँ पे जो बनो गतफ़ान के एक जेंटलमैन है नुएम बिन मसूद, वो आते हैं नबी पाक के पास और वो कहते हैं कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं आप पे ईमान लाता हूँ। और वो कहता है कि अभी तक जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो बाकी ग्रुप्स हैं, उनको नहीं पता कि मेरे बारे में कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो अगर आपको कोई टास्क है मेरे ज़िम्मे तो आप मुझे बताएँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस जंग के अंदर। तो नबी पाक उनको कहते हैं कि अगर अगर आप किस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इनका जो अभी अलायंस बना हुआ है इतना ज़बरदस्त किस्म का, जो इन्होंने एक तरह से नेटो फ़ोर्स बना लिया हमारे खिलाफ, अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो तो ये बड़ा अच्छा होगा। तो ये जो नुएम बिन मसूद हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये सबसे पहले जाते हैं बनो कुरैज़ा वालों के पास जो मदीने के अंदर बैठे होते हैं, जो बेसिकली गद्दारी करके बैठे हुए होते हैं। और अभी उस तरह से प्रॉपर एक कन्फ्रंटेशन स्टार्ट नहीं हुई। उस कन्फ्रंटेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई और पहले ही ये जाते हैं नुएम बिन मसूद उनके पास, बनो कुरैज़ा वालों के पास, और ये कहते हैं कि जी, वो कहते हैं, "तुम क्या हरकत कर रहे हो? तुमने ये जो गद्दारी करने का सोच लिया है नबी पाक से, ये तुम क्या करना चाह रहे हो?" उन्होंने कहा कि ये लोग बदर में भी आए थे, मक्के से लोग, और इतनी हेवी कैजुअलिटीज़ हुई, सारे लोग इनके बड़े-बड़े सरदार मर गए और फिर ये वापस चले गए। मुसलमान भी वापस आ गए मदीने में। उन्होंने कहा ओहद में फिर लड़ाई हुई, मुसलमानों की हेवी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन मुसलमान फिर दोबारा मदीने में आ गए। उन्होंने कहा ये जो तीसरी दफ़ा आए हैं, इस दफ़ा भी यही होगा, कैजुअलिटीज़ हो जाएँगी, या तो हो सकता है वो मार दें उनको या ये मार दें। तो छोटी-मोटी जो भी कैजुअलिटीज़ होंगी उसके बाद मुसलमानों ने आना तो इधर मदीने में ही है। और उन्होंने कहा कि अगर जब वो दोबारा मदीने में आएँगे वो तो तुम्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। जो पहले वाले जो 2 ट्राइब्स हैं, बनो कैनका और बनो नज़ीर, उनको तो इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की थी। नबी पाक को मारने की कोशिश की थी या एक औरत से बदतमीज़ी की थी। उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल जंग के दरमियान में उनसे गद्दारी कर रहे हो, उनसे बगावत कर रहे हो, इस पे तो वो तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। और जो कुफ़ारे मक्का हैं वो तो वापस चले जाएँगे। उनके कुछ छोटे-मोटे लोग मरेंगे, ज़ाहिर है उनकी फ़ोर्स काफ़ी बड़ी है, छोटे-मोटे लोग मरेंगे और वापस चले जाएँगे। तो बनो गतफ़ान वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं, उन्होंने हमसे बात की हुई है, ऐसा नहीं होगा। तो वो उनको बार-बार कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप जो मक्के वाले लोग हैं ना, उनसे कोई गारंटी लें कि आप लोग जब तक इस जंग से वापस नहीं जाएँगे, जब तक इनको बिल्कुल क्रश नहीं कर देंगे। ये आप उनसे गारंटी लो, उसके बाद आप इनका साथ दो, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा मैं गारंटी कैसे दूँ? बनो गतफ़ान वाले लोग कहते हैं। वो कहते हैं जी आप उनके पास जाओ और उनसे कहो कि आप ना हमें कोई 10-15 जो लड़के हैं, जवान हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं वो हमारे आप हमें दे दें, हमारे हवाले कर दें। जब आप यहाँ से वापस जाओगे, इनको क्रश करके तो आप ले जाना। ये जो 15-20 सोल्जर हैं ये एज़ अ गारंटर हमें दे दो, एज़ अ गारंटी हमें दे दो कि हम एंड तक आपका मुकाबला करेंगे और उसके बाद जो है ना आप हमें इनको आप वापस लेके चले जाओ हमारे पास से। तो इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं नुआइम बिन मसूद बनो गतफ़ान वालों को। वो कहते हैं यार ठीक है, ये हमें एक सेंसिबल बात लग रही है। तो जो बनो गतफ़ान वाले जो लीडर्स होते हैं वो जाते हैं मक्के वाले लोगों के पास, मक्के के लीडरों के पास, अबू सुफ़ियान के पास, इकरमा बिन जहाल के पास, और वो कहते हैं कि जी इस तरह से हमें पता ये लगा है कि आपने जो है ना, अच्छा, इससे पहले जो नुआइम बिन मसूद हैं वो जाते हैं मक्के वाले जो लोग हैं, कुरैश मक्का, उनके पास जाते हैं। और वो कहते हैं मुझे खबर मिली है कि ये जो कुरैज़ा वाले लोग हैं इन्होंने दोबारा से पैचअप कर लिया नबी पाक के साथ, क्योंकि इनको ख़तरा है कि आप लोग वापस चले जाएँगे। और वो कहते हैं कि इनको जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने कहा है कि अगर, तो हमें पता लगा है कि तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें हमें दोबारा पैचअप करना चाहते हो
तो तुम क्या करोगे, तुम अभी भी तुम्हारा उनसे मुआहिदा तो हुआ है कि तुम उनका साथ दोगे। तुम ऐसा करो, उनके 10-12 फौजी लेके हमें दे दो, ताकि हमें तुम पे यकीन आ जाए कि तुम बनो कुरैज़ा वाले हमें चीट नहीं करोगे। तो ये बात बनो जो नुआइम बिन मसूद जाके मक्के के सरदारों से करते हैं कि जी वो आएंगे और वो आपसे 10-15 आपके सोल्जर्स मांगेंगे। इसी दौरान पीछे से वो लोग आ जाते हैं, बनो गतफान वाले, मक्के के सरदारों के पास, अबू सुफियान के पास, इकरमा इब्न जहाल के पास। और वो कहते हैं जी, वो सारी बात यही करते हैं। वो कहते हैं जी, हमें पता लगा है कि जी आप तो यहाँ से जाने लगे हो, आप इनको प्रॉपर क्रश नहीं करोगे और बाद में हम फंस जाएंगे, लिहाजा एज अ ग्रेंडर आप हमें जो है 10-15 अपने फौजी दे दो। यहाँ से उनके माइंड में वही बात आ जाती है जो नुआइम बिन मसूद ने पहले की थी कि जी इन्होंने पीछे पैचअप कर लिया नबी पाक से, और ये जो 10-15 सोल्जर हैं उनको जाके ला के दे देंगे, नबी पाक के हवाले कर देंगे, उनको भी मार देंगे और ये पीछे से पैचअप कर लेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि जितने भी अलाइज हैं इन सब के दरमियान। बनो गतफान वाले लोगों के में भी कन्फ्यूजन हो जाती है, जो बनो कुरैज़ा वाले हैं इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, और जो कुफार मक्का में भी कन्फ्यूजन हो जाती है। इस कन्फ्यूजन की वजह से वो पहला स्टेप लेने लेने से ही अवॉइड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी पहले गज़वान वाले पहले अटैक करें, वो कहते हैं जी, कोई कहता है जी कुरैज़ा वाले पीछे से अटैक करें, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो मक्के वाले हैं ये पहले अटैक करें, तो कोई भी पहले अटैक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता। छोटी-मोटी स्क्रिमिश ज़रूर होती है, जिस तरह वो अमर बिन अ, अब्दुल वद आ जाता है खंदक क्रॉस करके, या इकरमा इब्न जहल आ जाता है ट्रेंच क्रॉस करके, लेकिन एक फुल स्केल जो वॉर होती है, जो डायरेक्ट सोल्जर टू सोल्जर कन्फ्रंटेशन होती है, वो नहीं होती। तो मुसलमानों को तकरीबन 1 महीना तो लगता है वो जो खंदक है वो खोदने में, और 1 महीने तक तकरीबन 25 से 30 दिन के दरमियान में वो सारी की सारी वहाँ पर जो है ना, आप कह लें कि मुसलमान दरमियान में होते हैं और वो चारों तरफ से घेर के बैठे हुए होते हैं। तो तकरीबन 2 महीने का सारा काम होता ही है, और इस दौरान कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता पहले, और इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, इतनी ज़्यादा हवा चलती है तेज़ ठंडी किस्म की, कि वो जो लोग हैं ना वो बैक ऑफ कर जाते हैं, अबू सुफियान और उनका जो बाकी जो अलाइज़ हैं। क्योंकि उनके दरमियान डिवीज़न हो चुकी होती है इंटरनली, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो वो इतनी तेज़ हवा होती है वहाँ पे, खाने-पीने का सामान भी ख़त्म होने वाला हो रहा होता है उनका, और जो स खाने-पीने का सामान होता भी है वो उसको पका ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो हवा इतनी तेज़ होती है, कुकिंग ही नहीं हो सकती वहाँ पे। और अगर अगर अपने आप को रात को सोने के लिए थोड़ा-सा गर्मी करनी है, उन्होंने कहीं पे आग जला के हीटर का काम लेना है उससे, तो वो भी नहीं जला सकते, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज़ है। तो यहाँ से जितने भी कुफ़ार मक्का वाले हैं और जो उनके लाइज़ हैं, वो रात की तारीकी में वहाँ से भाग जाते हैं, और नबी पाक जो हैं वो, और नबी पाक और जो बाकी सहाबा कराम है वो भी बैटल फील्ड के अंदर ही होते हैं, और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी कब किस तरह से कब जो है अटैक होगा, और हम जो है दोबारा से इन पे अटैक करेंगे। तो नबी पाक को ये पता लगता है कि कि जी ये लोग जो है वापस आ चुके हैं, तो वो रात को, उस रात के टाइम में जब बड़ी शदीद किस्म की ठंड होती है, तो हुज़ैफ़ा बिन यमान को भेजते हैं शदीद ठंड के अंदर, और वो जाके देख के आते हैं और वो बताते हैं कि जी वो तो सारे के सारे चले गए हैं। तो यहाँ से मुसलमानों के अंदर एक सेलिब्रेशन जो है शुरू हो जाती है कि जी वो सारे के सारे वापस चले गए हैं, और उस तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुई, और जो कुरैज़ा वाले हैं वो भी एक्सपोज़ हो गए हैं पीछे से, और जो मुनाफ़िकीन हैं अब्दुल्ला बिन उबई जो बार-बार बहाने कर रहे थे, वो भी वापस आ चुके हैं। तो बहुत शदीद किस्म की टेस्टिंग होती है, बहुत शदीद किस्म की ट्रायल होती है, आज़माइश होती है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमान उसमें बगैर एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बगैर ही उसमें जीत जाते हैं। इसमें कोई हैवी कैज़ुअलिटीज़ नहीं होती, हैवी लॉसेस नहीं होते, जिस तरह ओहद में हुए थे, मुसलमानों के भी कोई 4-5 लोग शहीद होते हैं, और वहाँ से जो मक्के वाले सरदार हैं, उनके भी कोई 6 से 10 कैज़ुअलिटीज़ होती हैं, लेकिन एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होती। और ये जो वेदर है, ये उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और इस वेदर की वजह से वो वहाँ से बैक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि मुसलमान तो फिर अपने घर के पास ही होते हैं, मदीने के पास ही होते हैं, लेकिन वो इतना दूर से ट्रैवल करके आए हुए होते हैं, 4 साढ़े 400 किलोमीटर मक्के से, तो वो यहाँ से बैक ऑफ कर जाते हैं। तो ये सारा मामला होता है, और इस तरह मुसलमान जीत जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स हैं, जैसे इसमें एक इवेंट ये हुआ है कि जब खंदक खोद रहे थे सारे मुसलमान,
तो एक पत्थर जो है वो टूट नहीं रहा होता, तो नबी पाक वहाँ पर जाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और 2-3 दफ़ा उसको हिट करते हैं उस पत्थर को। और नबी पाक मुसलमानों को ये गुड न्यूज़ देते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मुझे अभी-अभी वही की है और मुझे बताया है कि जी आपको रोमन एम्पायर भी आप लोग जो है ना उसको नॉक डाउन करोगे, जो पर्शियन एम्पायर है उसको भी आप ख़त्म कर दोगे मुसलमान, यानी कि आपकी हुकूमत आने वाली है। इस ये सारी जो बड़ी-बड़ी एम्पायर हैं क्रश कर दोगे आप लोग। और जो यमन है उसकी भी चाबियाँ जो है नबी पाक को दे दी गई हैं। तो यहाँ पे नबी पाक जो है उनको खुशखबरी देते हैं कि तुम जो है यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे सारी जो फ़तह है वो हमारे साथ ही होंगी इंशाल्लाह। तो नबी पाक उनको इस तरह से गुड न्यूज़ देते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे 2-3 छोटे-छोटे छोटे तो नहीं मौजे होते हैं कि वहाँ पे कुछ सहाबी आते हैं, वो थोड़ी-सी खजूरें होती हैं और वो सब में डिवाइड तो नहीं हो सकती, लेकिन जब वो सारा खाना शुरू करते हैं तो सारे सारे लोग ही उस खजूरों को खा लेते हैं और वो ख़त्म नहीं होती। इस तरह का एक मौज़ा होता है। फिर इस तरह एक सहाबी होते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह, वो नबी पाक को अपने घर बुलाते हैं, बकरी ज़िबा करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपने मेरे घर खाने पे आना है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो नबी पाक सारे सहाबा को कहते हैं कि आपने भी मेरे साथ चलना है और वहाँ पे हम खाना खाएँगे। तो जो सहाबी हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो परेशान होते हैं कि हमने तो सिर्फ़ 2-3 लोगों को के हिसाब से खाना बनाया, इतना तो हमारे पास है ही नहीं कि हम किस तरह से खिलाएँगे। तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला का मौज़ा होता है, वो सारा का सारा जो लोग होते हैं वो खाना खाते हैं उससे, वो जो बकरी ज़िबा हुई होती है उससे, और वो खाना ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह बरकत आती है नबी पाक की वजह से। तो ये सारे मामलात होते हैं। ग़ज़वे अहज़ाब के अंदर मुसलमान जीत जाते हैं बग़ैर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के, बग़ैर हैवी कैजुअलिटीज़ के, बग़ैर हैवी लॉसेस के। कुरैज़ा वाले भी एक्सपोज़ हो चुके हैं और जो अब्दुल्ला बिन उबई है वो भी एक्सपोज़ हो चुका है, और उसके जो बाकी कुछ साथी होते हैं जो चले जाते हैं वापस, वो सारे एक्सपोज़ हो जाते हैं। अब यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना एक मामला होता है बनो कुरैज़ा का। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ है बनो कुरैज़ा वाले की, इनके साथ क्या किया जाता है। क्योंकि जो 3 कबीले हैं वो तो उनमें से 2 तो जा चुके हैं। एक बदर के बाद निकल चुका है कैन का, और एक और के बाद निकल चुका है बनो नज़ीर। अब ये कुरैज़ा वालों के साथ क्या हुआ? इन्होंने तो बहुत हाई ट्रीज़न की है जंगी मैदान के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार बैठे थे मुसलमानों को क्रश करने के लिए और मदीने पे अटैक करने के लिए, और वो कामयाब हो भी जाते अगर अल्लाह ताला की मदद साथ में शामिल ना होती। तो नबी पाक बेसिकली आते हैं वापस, जंग ख़त्म हो चुकी होती है, वो लोग वापस जा चुके होते हैं, जो कुफ़ारे मक्का हैं। तो यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो कहते हैं कि आपने उनको जो है सबक सिखाना है बनो कुरैज़ा वालों को। तो इसमें जो है ना एक बड़ी ही, आप कह लें बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं हमारी सोसाइटी में। उसमें कहा ये जाता है कि जो बनो कुरैज़ा वाले लोग हैं, नबी पाक उन सबको इकट्ठा करते हैं, जो मर्द हज़रात हैं, उनको एक घर में बंद करते हैं, बाकी औरतों और बच्चों को साइड पे कर देते हैं, और उनको ये कहते हैं कि जी इनके साथ अब क्या सलूक किया जाए। इन्होंने तो बहुत बड़ी किस्म की बगावत करने की कोशिश की है, इन्होंने तो हमें धोखा देने की कोशिश की है, वो भी बिल्कुल बैटलफ़ील्ड में। और अगर वो कामयाब हो जाती है तो ये पूरा का पूरा मुसलमान भी बचता है ना वहाँ पे, 10,000 लोग, कैसे मुकाबला होता है। तो इनकी दोस्ती होती है बनो कुरैज़ा वालों की बनो औस के साथ, जो मुसलमान हो चुका है, और उनके लीडर होते हैं साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि जंग में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। तो जो बनो औस के लोग हैं वो कंटिन्यूअसली नबी पाक से ये कह रहे होते हैं कि जी आप इनको माफ़ कर दें, आप इनको फ़ॉरगिव कर दें, क्योंकि हमारे इनसे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो आप इनको ज़्यादा सख्त सज़ा ना दीजिएगा। तो मशहूर ये है कि आई एम नॉट श्योर, मुझे इस पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है इस बात के ऊपर जो मैं आपको बताने लगा हूँ, कि नबी पाक कहते हैं चलो ठीक है, बनो औस के जो लीडर हैं साद बिन मुआज़, जो तुम्हारे लीडर हैं, जो तुम उनकी इतनी फ़ेवर कर रहे हो कि नहीं इनको माफ़ कर दिया जाए, हम तुम्हारे लीडर से पूछते हैं कि उनका क्या वर्डिक्ट है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। तो साद बिन मुआज़ वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं इनको तो माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तो नहीं की, इन्होंने तबाही कर दिया था मुसलमानों को, हम सबको तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा इन सब को एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, इन सब को मारा जाएगा, इन सब की गर्दनें उड़ा दी जाएँगी, जितने भी ये लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं 400 हैं, कुछ लोग कहते हैं 500 हैं, 600 हैं, अप टू 900 तक का की प्रेडिक्शन की जाती है, और वो साद बिन मुआज़ कहते हैं इन सब को मारा जाएगा। तो जो फ़ेमस बात है जो सर्कुलेट होती है
सर्कुलेट हुई हुई है वो ये है कि तकरीबन वो 600-700 जितने भी लोग होते हैं बनु कुरैज़ा वाले, उन सब की गर्दन उड़ाई जाती है और उन सबको जो मदीने में कोई इस तरह होल करके उसके अंदर उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं, और जो बाकी जो बच्चे हैं और जो बाकी ख़वातीन हैं उनको स्लेव बना लिया जाता है। तो इस तरह का एक वाक़या मशहूर है। मुझे पर्सनली इस चीज़ पे कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। इसमें जो हमारे हार्डकोर किस्म के आप कह लें जो उलमा कराम हैं, वो तो इस बात को फ़ेवर करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, और वो कहते हैं क्योंकि जो अरब है उनके कल्चर में उनकी एक कल्चरल चीज़ थी कि अगर कोई इस तरह की ट्रीज़न करेगा, मैदान जंग में बैटलफ़ील्ड के अंदर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसकी सज़ा यही बनती है। क्योंकि अगर वो कामयाब ना होते और कामयाब हो जाते हैं, तो जो हम मुसलमान हैं हम सारे के सारे मर जाते हैं। तो वो कहते हैं उनकी यही सज़ा होनी चाहिए थी कि इनको इनकी गर्दनें उड़ाई जाएँ। जबकि जो आप कह लें जो अंग्रेज़ हिस्टोरियंस हैं, जो इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं यार ये बड़ा ब्रूटल किस्म का अटैक है। बहुत आप कह लें कि जेनोसाइड हुआ है ये तो यहूदियों का। उनका ये जो लोग मुसलमानों पर तनकीद करते हैं उनका ये बहुत बड़ा क्लेम है। वो कहते हैं मुसलमानों ने ग़ज़वा अहज़ाब के बाद, बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद जो यहूदी हैं उनको जेनोसाइड किया है। 600-700 बंदों की गर्दनें उड़ा के उनको ज़मीन में दफ़न कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा बात फ़ेमस है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर। और जब वो ग़ज़ा पे कोई अटैक होता है, कोई इस तरह की बात होती है कि जी आप बच्चों पे ज़ुल्म कर रहे हो या इस तरह इनोसेंट जो सिविलियन हैं उनको मार रहे हो, तो वो कहते हैं यार आप लोगों ने भी, आपके नबी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है। मुझे पर्सनली मैं इस चीज़ से इतना एग्री नहीं करता कि ये ऐसा हुआ होगा, नबी पाक ने तमाम लोगों को एग्ज़ीक्यूट कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। मेरा इसमें वर्डिक्ट ये है कि जो उस कबीले के बनो कुरैज़ा के जो बड़े-बड़े लोग थे, जो बड़े-बड़े सरदार थे, उनको माइट भी एग्ज़ीक्यूट किया हो, उनको तो करना भी चाहिए जिन्होंने ये सारी साज़िश की है और गद्दारी करने की कोशिश की है। मेरा वर्डिक्ट ये है कि अब मुझे लगता है कि उनको मारा मारा कत्ल किया होगा, जो भी 8, 10, 15 लोग हैं, जो उनके बड़े-बड़े सरदार हैं, उनको मारा गया होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, उनको माइट भी एक्साइल कर दिया हो, उनको वहाँ से निकाल दिया हो। सबको नहीं मारा जा सकता। ये आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा। कुरान मजीद की एक आयत है कि अगर कोई बंदा गलती करता है तो उस बंदे को ही उसकी सज़ा दी जाएगी। जो बाकी लोग हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं या जो उसके रिलेटिव्स हैं, उस पे कोई उन पे गिरफ्त नहीं की जाएगी। किसी दूसरे बंदे के गलत काम के लिए आपके रिश्तेदारों को या उसको उन पे गिरफ्त नहीं की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ट्रीज़न की थी, जिन लोगों ने गद्दारी की थी, उन लोगों को सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट किया होगा, उनको मारा गया होगा, बाकी लोगों को वहाँ से निकाल दिया होगा। ये मुझे लगता है। आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, मैं कोई बात गारंटी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन जो मुसलमान हैं, जो हम लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, वहाँ पे यही बात मशहूर है कि तमाम 600-700 लोगों को मार दिया गया था इस गलती की वजह से। तो ये सारा मामला होता है बनु कुरैज़ा के साथ कि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद आप कह लें ग़ज़वा बनु कुरैज़ा हुआ है जिसमें ये सारे मामलात हुए हैं। 5वीं हिजरी के अंदर ये सारे मामलात हुए हैं। तो अब हम अगर इसको हम समराइज़ करें तो हम नबी पाक के पहले 13 साल देख चुके हैं कि पहले 13 साल में नबी पाक पे जो कुछ भी अटैक हो रहा था नबी पाक के ऊपर, सहाबा कराम के ऊपर, वो बिल्कुल एक डिफेंसिव मोड में थे। उन्होंने कहीं पर भी कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ मारे खाई हैं पहले 13 साल। 13 साल के बाद जब माइग्रेशन करके मदीने में गए हैं, तो वहाँ पे पहले साल उन्होंने जो कुरैश मक्का है उनको पॉलिटिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की है, आइसोलेट करने की कोशिश की है और उनको इकोनॉमिकली हर्ट करने की कोशिश की है। जिसके बाद जो है बदर में वो लोग आए, ओहद में आए, और अब ये तीसरा मकाम है, तीसरा पॉइंट है, जहाँ पे जो कुफ़ार मक्का हैं वो आ रहे हैं नबी पाक से लड़ने के लिए। तो ये पहले 5 साल के अंदर अब तीसरा इवेंट हो चुका है। 2 हिजरी के अंदर बदर हुई है, तीसरी हिजरी के अंदर ओहद हुई है और 5वीं हिजरी के अंदर खंदक हुई है। तो ये पहले 5 साल के मामलात हुए हैं हिजरत करने के बाद। इसमें और भी बहुत सारे मामलात हुए हैं, छोटे बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला की शरीयत नाज़िल हो रही है, अल्लाह ताला के लॉज़ नाज़िल हो रहे हैं। कुरान मजीद का जो थीम है वो डिफरेंट हो गई है। सूरह बकरा आ रही है, सूरह आल इमरान आ रही है, सूरह अनफ़ाल आ रही है, ग़ज़वा बदर के ऊपर जो अल्लाह ताला की कमेंट्री है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा ओहद पे कमेंट्री की है जो उसकी 60 आयतें हैं। फिर सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई है जिस पे अल्लाह ताला ने इस पे कमेंट्री किया है, इस पूरी जंग के ऊपर। इसके अलावा सूरह हशर आ रही है, सूरतुल मुनाफ़िकून आ रही है, और डिफरेंट किस्म के लॉज़ आ रहे हैं। 4 हिजरी के अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शराब हराम की गई है। पहले 2-3 साल तक मतलब माइग्रेशन के
2-3 साल तक वो अलाउ थी, पी सकते थे। फिर 2 हिजरी के अंदर रोज़े का अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़े रखने हैं। हज के बारे में बात हुई है, ज़कात की बात हुई है, जहाद की बात हुई है, और रूल्स ऑफ वॉर अल्लाह ताला ने बताए हैं कि वो रूल ऑफ वॉर्स क्या हैं। माल गनीमत के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कुरान के अंदर कि किस तरह से जो माल गनीमत तक़सीम किया जाएगा। रूल्स ऑफ वॉर में अल्लाह ताला ने बताया कि कब अटैक कर सकते हो, कब अटैक नहीं कर सकते, किसको अटैक करना है, किसको अटैक नहीं करना, रात में अटैक नहीं करना, जो कल्टीवेशन है, जो फसलें हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। वो सारे मामलात अल्लाह ताला बताते हैं। इसके अलावा वुमेन के राइट्स क्या हैं, हस्बैंड और वाइफ़ के राइट्स क्या हैं, वो सारे अल्लाह ताला ने शुरू के 4-5 साल जो हिजरत किए हैं, वो नबी पाक ने बताए। सलातुल खौफ नाज़िल हुई, वो कैसे पढ़नी है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने बात की। विरासत के क्या लॉज़ हैं, किस तरह से विरासत तक़सीम होगी, यतीम और मस्कीनों के क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, वो सारी बात हुई। हस्बैंड वाइफ़ के सारे मामलात। तो ये सारी जो है मामलात, ये सारी जो इस तरह की कुरानी आयतें हैं, वो अब नाज़िल हो रही थी। लेकिन पहले 5 साल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो ऑब्वियसली वो ये बदर, ओहद और खंदक है। हम किसी और वीडियो में बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा क्या-क्या मामलात हुए। इसके अलावा नबी पाक अब आगे यहाँ पे नबी पाक ने शादियाँ भी की हैं। हज़रत हफ़्सा से शादी की है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की जो वाइफ़ थी, जो नबी पाक के मुँह बोले बेटे थे, नबी पाक ने उनकी बेगम से शादी की है। वो सारे मामलात हम देखेंगे। इसी दौरान 5वीं हिजरी में ही आई गेस हज़रत आयशा पे एक एलिगेशन लगता है, उसपे हम बात करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको बदर समझ आ गई होगी, ओहद समझ आ गई होगी, अहज़ाब समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो तीनों ट्राइब्स हैं यहूदियों के, उसके बारे में समझ आ गई होगी कि वो किस तरह से और कब-कब, कैसे-कैसे निकाला गया, और उनके जो लीडर्स थे, काब बिन अशरफ, उसको कैसे मारा गया, अ, हुवै बिन जो अख्तब है, इसके साथ क्या किया गया। इसकी बेटी से नबी पाक ने आगे जाके शादी की, हज़रत सफ़िया जो हैं। तो ये सारे मामलात हम अब आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।